Hi guys, welcome to my new and another refresh vlog। आज है 5 अगस्त और अभी कुछ 3:30 बज रहा है। इसको मैं छोटा सा सिंपल रखूँगा क्योंकि बोरिंग बनाने तो कोई मतलब है नहीं, बड़ा और बोरिंग, थोड़ा इंटरेस्टिंग और बेसिकली आज मेरे को शूट करना था क्योंकि आज एक प्ले देखने जाना है, वो दिखाऊंगा। मेरे को शूट करने का मिला मौका, मैं शूट करूँगा। वो प्ले क्या है, वो परवेज़ आगाज़ करके टाइटल है प्ले का, जिसको संस्कार वैली स्कूल के स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं और इसको लिखा है वन ऑफ द फेमस राइटर, पोएट और डायरेक्टर गुलजार साहब ने। ये अभी कुछ दिन पहले बॉम्बे के टाटा थिएटर में प्ले हुआ था, उसके बाद उसको वहाँ पे खूब अच्छा रिस्पांस मिला, तो अब ये भोपाल में रविंद्र भवन में हो रहा है। इसकी टाइमिंग 6:30 से 8 बजे है, बट फिर भी मैं पहले चला जाऊँगा क्योंकि आगे बैठ के देखना है। प्ले इम्पॉर्टेंट है भैया, तो प्ले देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ बनता है कहीं ना रात को घूमने का या कुछ देखते हैं। पहले प्ले देखते हैं, फिर आपको मैं रविंद्र भवन मिलता हूँ। ये गाइस मैं रविंद्र भवन आ चुका हूँ। रविंद्र भवन में प्ले है और ये रविंद्र भवन आपको दिखाता हूँ। अब तक का सबसे पुराना थिएटर है ये, आफ्टर भारत भवन, रविंद्र भवन। इसका ये मेरे ख्याल से आई थिंक पुरानी बिल्डिंग है। एक्चुअली मैं भी 2-3 बहुत सालों बाद आ रहा हूँ, और ये अभी नया कंस्ट्रक्ट हुआ है, ये वो है। उस लड़के की कहानी जो अखबारें बेचकर, उस शागिर्द की कहानी जिसकी परवरिश शिव सुब्रमण्य अय्यर और अय्यदुराई सोलोमन ने की, उस विद्यार्थी की कहानी जिसे पंडित मास्टर ने तालीम दी, MG मेनन और प्रोफेसर साराभाई ने इंजीनियर की पहचान नहीं किया, जमा नहीं किया। मेरे पास कुछ नहीं और कोई नहीं, न बेटा, न बेटी, न परिवार। मैं दूसरों के लिए मिसाल नहीं बनना चाहता,
लेकिन शायद कुछ पढ़ने वालों को प्रेरणा मिले कि अंतिम सुख रूह और आत्मा की तस्कीन है। खुदा की रहमत उनकी विरासत है। मेरे परदादा अबुल, मेरे दादा फकीर और मेरे वालिद ज़ैनुल आबदीन का खानदानी सिलसिला अब्दुल कलाम पर खत्म हो जाएगा, लेकिन खुदा की रहमत कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो अमर है, लाफानी है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। मेरी बचपन की यादों में आती हुई एक याद ये भी थी कि अपने अपने रवायती लिबास में बैठे हुए वो दोनों कैसे रूहानी मसलों पर देर देर तक बातें करते रहते थे। मेरे अब्बा मुश्किल से मुश्किल रूहानी मामलों को भी तमिल की आम जबान में बयान कर लिया करते थे। टेक्नोलॉजी में अब्बा के असूलों पर चलने की कोशिश की है। मैं इस बात पर यकीन रखता हूं कि हमसे ऊपर भी एक आला ताकत है, एक महान शक्ति है जो हमें मुसीबत, मायूसी और नाकामियों से निकालकर सच्चाई की पूंजों और पगलों को ऊंची उड़ाने लगाते दिखता था तो उन्हें कुछ ही करता था। शॉर्ट्स में तालीम खत्म करते करते मेरे अंदर खुद एतमादी बस चुकी थी और मुझे यकीन था कि मैं जरूर कामयाबी हासिल करूंगा। मैं तालीम आगे जारी रखूंगा, उसमें कोई दूसरा ख्याल नहीं था। बीएससी पास करने के बाद ही जान पाया कि फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं था। अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मुझे इंजीनियरिंग में जाना चाहिए था। पता नहीं क्यों कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है कि साइंस आदमी को खुदा से मुनकर कर देती है, लेकिन मेरे लिए तो साइंस एतमाद, विश्वास और रूहानी तस्कीन की वजह ही है। इसी तरह मैं MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के उम्मीदवारों की लिस्ट में तो आ गया, लेकिन उसका दाखिला बहुत महंगा था। इजाजत रखे देखकर जो उड़ान से बरी कर दिए गए थे, मुझे उनकी तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था। और जब सब लड़के हॉस्टल लौट जाते थे, मैं कई कई घंटे उनके पास बैठा रहता था। फर्स्ट ईयर मुकम्मल करने के बाद MIT की तालीम के दौरान मुझे 3 टीचर्स ने बहुत मुतासिर किया। प्रोफेसर स्पॉन्डर, प्रोफेसर KAV पंडाले, प्रोफेसर नरसिंह। प्रोफेसर स्पॉन्डर टेक्निकल एरोडायनामिक्स सिखाते थे। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिले से पहले मैंने उनसे सलाह ली थी। उन्होंने हरे हरे नाम चित्तारा सहज अनंतु होवे दिनुराति अंकुर भलो हमारा साधर संगी पूरा भेटी हो बड़ भागी जाको अंतु न पारावारा अंतु न पारावारा नानक सरदी गहि स्वामी की पुनः पुनः नमस्कार
रिलायंस अशद जरूरी है, और उनका मकसद ताकत का मुजाहिरा हरगिज नहीं था। सहज पके सो मीठा हुए। थुम्बा में 2 रॉकेट सहज पके मगर कामयाब हुए, एक रोमी, दूसरा अमेरिका। अगला साल लगा ही था जब प्रोफेसर साराभाई ने मुझे दिल्ली बुला भेजा। एक मीटिंग थी और मीटिंग में ग्रुप कैप्टन वीएस नारायणन से मेरा तारुफ कराया गया, जो एयर हेडक्वार्टर्स से थे। प्रोफेसर साराभाई ने रेटो तैयार करने का इरादा जाहिर किया, रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ सिस्टम, एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो रॉकेट की मदद से उड़ाया जा सके, बड़ी छोटी सी जगह में। शाम तक ये खबर भी आम हो गई कि हिंदुस्तान एक खुद साख्ता मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैयार कर रहा है और मैं उस प्रोजेक्ट का मुख्तार जिम्मेदार। मैं कई तरह के जज्बात से भर गया, खुश भी था, शुक्रगुजार भी, खुशकिस्मत भी, और एक एहसास हुआ तकमील का, फुलफिलमेंट का। हर दिन के लिए तैयार रहो, हर दिन को एक तरह ही लो। जब उगले हो बर्दाश्त करो, जब दस्ता हो तो वार करो। रेटो पे काम करते हुए 2 अहम वाकयात हुए। पहला तो यह था कि अपने देश में पहली बार स्पेस रिसर्च का 10 साला प्रोग्राम तैयार हुआ, जिसके ऑथर थे प्रोफेसर साराभाई। मेरे लिए वो एक ऐसा रोमानी मैनिफेस्टो था जैसे स्पेस से इश्क करने वाले किसी शायर की रोमानी नज्म हो, जैसे कोई अपने देश के आसमान से इश्क करने लगा हो। और दूसरा वाक़या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मिसाइल पैनल का तैयार होना। नारायणन और मैं, हम दोनों उस पैनल के मेंबर थे। उस वक्त तक भविष्य की आने वाली SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नाप नक्शा भी तैयार हो चुका था। प्रोफेसर साराभाई अपने देरीना ख्वाब को ताबीर देने के लिए कुछ और साथियों का चुनाव कर चुके थे। मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे उस प्रोजेक्ट का लीडर चुना गया। उस पर प्रोफेसर साराभाई ने मुझे एक और जिम्मेदारी भी सौंपी कि लॉन्च की 4थी स्टेज मैं ही डिजाइन करूं। यह मामूल था, मेरा आदत थी कि हर मिसाइल पैनल की मीटिंग के बाद मैं जाकर प्रोफेसर साराभाई को पूरी तफसील, पूरी रिपोर्ट देता था। दिल्ली में ऐसी ही एक मीटिंग के बाद 23 दिसंबर त्रिवेंद्रम लौट रहा था। सर साराभाई ने मुझे कहा कि मैं त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर उनका इंतजार करूं। मैं जब त्रिवेंद्रम पहुंचा तो फिजा में एक मातम बिछा हुआ था। मुझे खबर दी गई कि प्रोफेसर साराभाई नहीं रहे। चंद घंटे पहले दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। मैं थर्रा के रह गया। चंद घंटे पहले ही तो मैंने उनसे बात की थी। मेरे लिए वो बहुत बड़ा सदमा था। प्रोफेसर साराभाई मेरी नजर में इंडियन साइंस के राष्ट्रपिता हैं, जैसे राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी हैं। उन्होंने अपनी टीम से रहनुमा पैदा किए और खुद अपने अमल से उनके लिए मिसाल साबित हुए। चार स्टेजेस का ये रॉकेट 17 टन का वजन लेकर 7:58 पर बड़ी गजदाई से उड़ा और खला की तरफ रवाना हुआ। पहली स्टेज हर तरह से पुख्ता निकली और बड़े आराम से रॉकेट दूसरी स्टेज में दाखिल हुए। हम सब दम बखुद रह गए, सांस रोके बैठे थे। हमारे परसों का ख्वाब
आसमान की तरफ सफर कर रहा था। अचानक हमारे ख्वाब में दरार आई, हमारा सुकून टूटा, हमारी खामोशी टूटी। दूसरी स्टेज काबू से बाहर होने लगी थी। 317 सेकंड के बाद परवाज टूट गई। मेरी मेहनत और उम्मीद चौथी स्टेज को साथ लेकर तमाम मलबा श्रीहरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समंदर में जाके गिरा। इस हादसे से हम सबको सख्त सदमा पहुंचा। मायूस था, लेकिन अकेला नहीं। हर शख्स तकनीकी जमा सारी कौम में एक जोश की लहर दौड़ गई। बस सैटेलाइट लॉन्च की काबिलियत थी। हमारी कौम का एक ख्वाब पूरा हुआ था और हमारे इतिहास का एक नया बाब खुला, एक नया चैप्टर। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुबारकबाद बता दिया और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के साइंसदान खुश थे कि ये पूरी कोशिश स्वदेशी थी, हमारी अपनी थी। मैं कुछ मिले जुले जज्बात से गुजर रहा था। मैं खुश था कि पिछली 2 दहाइयों से जिस कोशिश में था, बिलाखिर उसमें कामयाब हुआ। मेरे साथ नहीं थे मेरे अम्मा, मेरे बहनोई जलालुद्दीन और प्रोफेसर सारा भाई। SLV-3 की कामयाबी के महीने भर के अंदर ही प्रोफेसर धवन का फोन आया एक दिन और दिल्ली बुलाया प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। मेरी एक छोटी सी उलझन थी कपड़ों को लेकर। हमेशा से बड़े आमियाना से कपड़े पहनता हूं और पांव में चप्पल या स्लीपर कह लो। प्रधानमंत्री को मिलने जैसा वो लिबास नहीं था, मेरे लिए नहीं, उनके एहतराम के लिए। सुना तो प्रोफेसर धवन बोले, कपड़ों की फिक्र मत करो, तुमने जो शानदार कामयाबी पहन रखी है वो काफी है। तेरे काम की शहनाई से भर लिया। शहनाई की गूंज मुझे कहीं और ही ले गई। मैं रामेश्वरम पहुंच गया। मां के गले लगा। अब्बा ने मेरे बालों को उंगलियों से सहलाया और मेरा दोस्त, मेरा रफीक जलालुद्दीन मस्जिद गली में जमा हुए लोगों में मेरे इनाम का ऐलान कर रहा था। मेरी बहन जोहरा ने मीठा बनाया घर में। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने मेरे माथे पर तिलक लगाया। फादर सोलोमन ने मेरे हाथ में सलीब देकर दुआ पड़ी और प्रोफेसर सारा भाई को देखा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फखर था, जो पौधा वो लगाकर गए थे अब पूरा पेड़ लग चुका था, जिसके फल हिंदुस्तान की आवाम तक पहुंच रहे थे। आनंद तरंग, आनंदाचे डोही, आनंद तरंग, आनंदाची अंग, आनंदाचे, आनंदाची अंग, आनंदाचे, आनंदाचे डोही, आनंद तरंग, आनंदाचे डोही, आनंद तरंग, आनंदाचे डोही, आनंद तरंग, आनंदाचे डोही, आनंद तरंग। 25 फरवरी 1988 सुबह 11:23 पर ये आदर, मोहब्बत और इज्जत क्या कमा सकते हैं जो उन्हें अपने वतन से मिलती है। मेरे ख्याल में मेरे वतन के नौजवानों को एक साफ नजरिए और दिशा की जरूरत है। तभी ये इरादा किया कि मैं उन तमाम लोगों का जिक्र करूं जिनकी बदौलत मैं ये बन सका जो मैं हूं। मकसद ये नहीं था कि मैं कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम लूं, बल्कि ये कि कोई शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मसले, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफें कामयाबी की सच्चाइयां हैं। जैसा कहा है किसी ने, खुदा ने ये वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा।
जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी। खुदा ने ये वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं कि मेरी जिंदगी सबके लिए एक मिसाल बनेगी, मगर यह हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर जो समाज के किसी माजूर हिस्से से ताल्लुक रखता हो, ये पढ़े और उसे चैन मिले, ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है ये कुछ बच्चों को नाउम्मीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं वो मजबूरी न लगे। उन्हें यकीन रहे कि वो जहां भी हैं खुदा उनके साथ है। काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ को पर लग जाए और उस लौ की परवाज से सारा आसमान रोशन हो जाए। बड़ा खूबसूरत है जहां, मेरी जिंदगी परवाज़ है, वो फिजा मेरी मैं उड़ूं जहां। मेरी जिंदगी परवाज़ है, वो फिजा मेरी मैं उड़ूं जहां। ये ज़मीन मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहां। कभी धूप देखते आसमां हमने सुनहरी कर दिया, कभी धूप फिर धूप बांध के पाँव में हम उड़े हैं ठंडी हवाओं में। मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहां। कभी वक्त उठा के सरों पे हम और आग लेके परों पे हम, कभी वक्त उठा के सरों पे हम और आग लेके परों पे हम। कभी छानी खाली खुला कहीं हम उड़े जहाँ पे हवा नहीं। ज़मीन मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहां। मेरी जिंदगी परवाज़ है, मेरी जिंदगी परवाज़ है, वो फिजा मेरी मैं उड़ूं जहां। ये ज़मीन मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहां। Thanks everybody. That was Parvaz.